आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये एक एजुकेशनल वीडियो है और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्निक के ऊपर ये चर्चा करेंगे जिसे कि विज्ञान की भाषा में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए ये प्रोफाइलिंग ये बोला जाता है। आपने सुना होगा कि अभी यानी कि तत्काल में ही एक बहुत ही हृदय विदारक ये घटना हुई थी और अहमदाबाद से यानी कि लंदन के लिए एक वो फ्लाइट थी और वो फ्लाइट अपने ये टेक ऑफ ये करने के बाद ये तुरंत ही वो यानी कि वो गिर गई, वो एक्सीडेंट हो गई। और वैसी स्थिति में यानी कि ये 200 से अधिक लोग उसमें ये मारे गए, यानी कि ये 230 लोग तो ये पैसेंजर्स थे और इसके अतिरिक्त यानी कि ये 12 लोग जो आपको थे, ये लोग ये क्रू मेंबर्स थे या पायलट्स थे। और वो जो ये फ्लाइट थी, आप लोगों को भी ये जानकारी में होगी कि चूंकि वो ये लंदन के लिए वो जा रही थी फ्लाइट और पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो भारत से उड़ने वाली ये फ्लाइट्स के लिए वो बंद है। तो वैसी स्थिति में यानी कि ये फ्यूल की मात्रा भी ये बहुत ही ज्यादा थी उस यानी कि एयरक्राफ्ट में और लगभग ये 1.5 लाख एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन ये फ्यूल की मात्रा, आपको लीटर्स की मात्रा उस ये जहाज में ये मौजूद थी। तो उसका जब इंपैक्ट हुआ एक्सीडेंट होने के बाद यानी कि एक ग्राउंड में एक बिल्डिंग से, तो उस इंपैक्ट के बाद एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसमें ये लगभग ये सारे लोग ये मारे गए। हाँ, ये जरूर है कि एक व्यक्ति जो है वो मिराकुलसली वो बच गया। तो खैर यानी कि वो जो ये बचना है वो एक प्रकार से यानी कि भगवान की लीला या प्रकृति की लीला आप उसे ये बोल सकते हैं। लेकिन इतने सारे लोग ये मारे गए। अब वहां पे यानी कि मुख्य समस्या ये अब हो रही थी उस टाइम में, और माननीय ये गृह मंत्री भी जबकि उन्होंने ये घटना स्थल का निरीक्षण किया, तो यानी कि वहां जो लोग ये मारे गए थे उनकी ये डेड बॉडीज वो इतना ज्यादा वो ये चार्ट थी, इतना ज्यादा वो डिकम्पोज हो गई थी। और इसको डिकम्पोजिशन नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें ये बर्निंग हो गई थी कि एकदम यानी कि चिथरा चिथरा उड़ गया था। तो जो ये नॉर्मल जो मीन्स होती हैं वो किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने की, उन सब सारे ये मीन्स से आपको वहां पे ये व्यक्तियों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था। वो आपको एक प्रकार से एक जबरदस्त विस्फोट होने के कारण और हाई टेम्परेचर होने के कारण सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो यानी कि छत विछत हो गए। तो उसी टाइम में आपने इस चीज को ये गौर किया होगा कि जब हमारे ये गृह मंत्री ये मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उस टाइम में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी वहां पे यानी कि जो भी आपको लोग ऑन बोर्ड थे और जो भी वहां पे ये सैंपल्स मिल रहे हैं उनकी ये डीएनए ये सैंपलिंग ये करवाई जा रही है और फिर उसके बाद से ये डीएनए ये प्रोफाइलिंग होगी और जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि उनके रिलेटिव्स या नियर एंड आपको डियर वंस ये कौन है उनके फैमिली लाइन में, तो फिर जो भी अवशेष है उनके ये बॉडी के उनको ये सौंप दिया जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोगों का इस बारे में है कि ये डीएनए ये सैंपलिंग और ये डीएनए ये फिंगरप्रिंटिंग या आपको डीएनए प्रोफाइलिंग भी उसे बोलते हैं, ये कौन सी ये टेक्निक होती है। तो शुरुआती दौर में आपको बताएं कि डीएनए ये प्रोफाइलिंग
या डीएनए ये फिंगरप्रिंटिंग, ये एक प्रकार की ये फॉरेंसिक आपको ये टेक्निक है, और जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है जो लोग यानी डिसीज्ड हो गए हैं या मर गए हैं, और जिनको एक्सटर्नली यानी कि ये बाह्य आवरण से जिस व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, तो उनके ये डीएनए को आपको एक्सट्रैक्ट करके उनकी ये बॉडी से, उनके ये बॉडी के किसी भी पार्ट से, और उसी की ये प्रोफाइलिंग की जाती है, और उसी ये प्रोफाइलिंग के आधार पे उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। अब यहां पे हम लोगों को ये जानना होगा कि ये डीएनए होते क्या है। तो डीएनए आप समझिए कि ये एक ऐसे ये मॉलिक्यूल है जो कि हेरिडिटियल इंफॉर्मेशंस को, यानी कि आनुवंशिक ये जानकारियों को अपने अंदर वो रखते हैं, और जो लाइफ का संचालन होता है, तो जो लाइफ ये प्रोसेस होती है उनके ये संचालन से संबंधित, इस ये लाइफ के ये डेवलपमेंट से संबंधित, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ये डेवलपमेंट से संबंधित, और उसके अंदर जो ये प्रजनन की एक क्रिया होती है, यानी रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, उससे संबंधित ये जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो इंफॉर्मेशंस वो ये कैरी करती हैं, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उन इंफॉर्मेशंस को वो ये ट्रांसफर भी करती है। तो इसीलिए ये डीएनए को, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए को यानी कि ये लाइफ का ये ब्लूप्रिंट भी ये कहा जाता है। अब इसके बाद से ये बात उठती है कि आखिर ये डीएनए इतना विशिष्ट क्यों है। तो उससे पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि ये आपको ये डीएनए जो है वो ह्यूमन बॉडी में ये पाया कहां जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि ये सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एक वह कोशिका जो होती है ये जीवन की ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी उसका जो बायोकेमिकल जो स्ट्रक्चर है, हालांकि उसके अंदर ये आपको यानी कि कॉन्शियसनेस भी ये पाई जाती है। तो एक सेल के अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को आप यानी कि देखेंगे तो उसके अंदर ये बहुत सारी ऑर्गेनेलिस पाई जाती है। और ऑर्गेनेलिस का मतलब हुआ कि ये डिफरेंट उसके अंदर स्पेशलाइज्ड ये पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग ये फंक्शंस को ये संपादित करते हैं। तो एक सेल के अंदर, एक व कोशिका के अंदर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट उसकी ऑर्गेनेली होती है उसको हम लोग ये न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम्स होते हैं, और ये क्रोमोजोम्स में ही आपको ये डीएनए की आपको उपस्थिति होती है। तो डीएनए जो है वो मुख्यतः वो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है उस ये न्यूक्लियस के अंदर वो पाया जाता है। हालांकि ये डीएनए जो है एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, जिसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ डीएनए पाए जाते हैं जिसको कि माइटोकॉन्ड्रियल ये डीएनए बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये मुख्यतः जो है वो ये न्यूक्लियस में जो ये क्रोमोजोम्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये डीएनए ये पाई जाती है। और आपको ये डीएनए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि अगर इसके ये बायोकेमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग के पास अभी कोई मतलब ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ी लिमिटेशन है। लेकिन आपको ये बताए कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का ये मतलब हुआ कि अगर आपने एक वो सीढ़ी देखी होगी, ये बांस की बनी हुई ये सीढ़ी देखी होगी, तो उसी ये सीढ़ी को आप ये ट्विस्ट कर दीजिए, यानी कि ट्विस्टेड ये लैडर की माफिक उसका स्ट्रक्चर होता है। और डीएनए का बेसिकली स्ट्रक्चर वो कैसा होता है बायोकेमिकली, इसके बारे में एक अलग से ये वीडियो ही ये बन जाएगा।
तो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है, इसको वाटसन एंड क्रिक ने 1950 के दशक में उसने ये डेसिफर किया था कि डीएनए जो है, जो कि एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करता है, और ये एक न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि वो एक जेनेटिक ये मटेरियल है। तो इसके ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डेसिफर किया था ये वाटसन एंड क्रिक ने, और उसके लिए उनको ये नोबेल प्राइज भी मिला था। तो डीएनए हमारी ह्यूमन बॉडी में, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ये बॉडी है, वो सेल से मिलकर के ही बनी हुई है। ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये और कुछ नहीं है, वो सेल्स का एक एमैल्गमेशन है, यानी कि उसका एक समझिए कि यह संचयन है। और एक एक सेल के अंदर ये डीएनए पाया जाता है उसके न्यूक्लियस पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट ये मॉलिक्यूल होता है अगर ये लाइफ के जो लाइफ ये प्रोसेस होती हैं उनके संचालन के लिहाज से देखा जाए तो इसके बाद से अब ये बात आती है कि डीएनए ये फिंगर प्रिंटिंग ये क्या होती है, या डीएनए ये प्रोफाइलिंग मतलब ये क्या होता है, इसके ये प्रोसेसेस क्या है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ह्यूमन अगर स्पेसीज को देखा जाए तो ह्यूमन स्पेसीज में 99% जो आपको यानी कि डीएनए होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मतलब सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो डीएनए की जो संरचना जो होती है वो सिमिलर होती है 99% यानी कि 99.9% ये पार्ट में, लेकिन ये 0.01% यानी कि पॉइंट आपको ये 1% 0.1 नहीं, यानी कि ये डीएनए का ये 0.1% पार्ट ऐसा होता है जिसमें कि उसकी अपनी कुछ यूनिक ये पैटर्न्स होती हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उन्हीं यूनिक के पैटर्न्स को हम लोग एसटीआर्स बोलते हैं। एसटीआर्स का मतलब हुआ कि शॉर्ट ये टैंडम रिपीट्स, तो एसटीआर्स होती है। अब होता क्या है कि ये एसटीआर्स जो है मतलब यानी हमारा हो ये डीएनए या आपका हो ये डीएनए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डीएनए जो है 99.9% वो सिमिलर होता है, लेकिन ये 0.1% ये यूनिक होता है जिसको एसटीआर्स बोलते हैं। ये पर्सन टू पर्सन हर एक व्यक्ति में यूनिक होता है, सिवाय यानी कि मोनोजाइगोटिक के ट्विंस के, यानी कि वैसे ट्विंस वैसे ये जुड़वा बच्चे जो कि एक जाइगोट से ही जिनका ये निर्माण हुआ है, तो उनके अंदर ये एसटीआर्स भी वो समान हो जाएंगे। तो फिर उनके केस में जो डीएनए ये प्रोफाइलिंग होती है वो संभव नहीं हो पाती है, मतलब उस केस में यूनिक आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो जो यानी कि यूनिक स्ट्रेंड्स होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, उसके ये डीएनए में, जिनको कि एसटीआर्स बोलते हैं, तो किया क्या जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसका यानी उसके अंदर से किसी सेल को ले लिया जाए या किसी टिश्यू से, इवन हेयर के ये फॉलिकल से भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट ये किया जा सकता है, और उस ये डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके फिर ये लैब में ये स्थिति ये बनती है कि एसटीआर्स को एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो एसटीआर्स जो होती हैं मतलब जो यूनिक स्ट्रेंड्स हैं यानी कि डीएनए के अंदर, उसको यानी एस्टैब्लिश किया जाता है, उसको यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर जो एसटीआर्स होती हैं उनका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब हुआ कि उसका ये संवर्धन करते हैं, और इसके लिए जिस ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है उस ये टेक्निक को हम लोग ये पीसीआर टेक्निक बोलते हैं।
यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये टेक्निक, ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल ये टूल है जिसकी की सहायता से जो एसटीआरस है, यानी कि शॉर्ट टैंडम जो रिपीट्स है, जो कि यूनिक होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, उसकी ये मल्टीपल ये कॉपीज ये बनाई जाती हैं, उनका ये मैग्निफिकेशन एक प्रकार से समझिए, या उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है एम्प्लीफिकेशन, उसका ये किया जाता है ये पीसीआर टेक्निक से। और फिर वो जो एम्प्लीफाइड यानी कि संवर्धित जो एसटीआरस होते हैं, उनको उचित ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यानी कि ये लैब्स में उचित ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक यूनिक आपको डीएनए ये प्रोफाइल बनाई जाती है हर एक व्यक्ति की। और वो जो ये डीएनए ये प्रोफाइल जो होता है ये बहुत ही यूनिक होता है, यानी कि ये जैसे कि हमारे ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो उससे जब ये प्रोफाइलिंग होती है, यानी कि ये प्रोफाइलिंग का ये मतलब हुआ कि जो यूनिक एसटीआरस हैं उनका एम्प्लीफिकेशन करके और एम्प्लीफाई उसको करके ये पीसीआर ये टेक्निक के द्वारा, और जब ये प्रोफाइलिंग की जाती है तो इसका ये मतलब हुआ कि उस व्यक्ति की जो जेनेटिक यूनिक आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और फिर उसी ये प्रोफाइल को, यानी उसकी जो ये जेनेटिक यूनिक आइडेंटिटी है, उसी का ये कंपैरिजन किया जाता है उस व्यक्ति के जो रिलेटिव्स हैं, खास करके माता और पिता या भाई और बहन, तो उनसे जो यानी कि डीएनए का जो सैंपल लिया जाता है, उस ये सैंपल से फिर ये जो एम्प्लीफाइड आपको एसटीआरस के द्वारा जो ये प्रोफाइलिंग हुई है ये डीएनए की, उसको यानी कि ये कंपेयर किया जाता है, और लगभग ये यानी कि 50 ये ट्रेड्स को लेकर के ये कंपेयरिंग की जाती है। और अगर ये 40 ये ट्रेड्स या गुणों से ज्यादा अगर वो ये मेल खाते हैं तो फिर ये इस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि हाँ, ये जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति से ये फैमिलियली वो रिलेटेड है, और उसी ये फैमिली का, उसी ये लीनिएज का वो पार्ट है। और ये एक साइंटिफिक ये टेक्निक है जिसमें कि जो गलती की ये गुंजाइश है ये बहुत ही कम, ये नॉमिनल होती है। यानी कि अगर इसको एक बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति की भाषा में अगर देखा जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी ये डिसीज व्यक्ति, जो भी ये मर गए, या जो भी यानी कि ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि ये कौन है, ये क्या है, और उनकी ह्यूमन बॉडी के ये किसी पार्ट से किसी ये टिश्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, या बाल का फॉलिकल ही मिल गया, तो उसको लेकर के उसमें से ये डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उस ये डीएनए के अंदर जो एसटीआरस होते हैं, यानी कि जो ये शॉर्ट ये टैंडम रिपीट्स होते हैं, जो कि ये आपको यूनिक स्ट्रेंथ्स है हर एक ये व्यक्ति के अंदर, उसको डेसिफर किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर उसको एम्प्लीफाई किया जाता है। और एम्प्लीफाई जो किया जाता है ये पीसीआर ये टेक्निक से करते हैं, और पीसीआर ये टेक्निक से ये करने के पश्चात उस एम्प्लीफाइड जो एसटीआरस है उससे ये प्रोफाइलिंग की जाती है, यानी कि उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को, जेनेटिक आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब आप समझिए कि वो एक प्रकार से उसका ये जेनेटिक आईडी कार्ड हो गया, और फिर उस ये जेनेटिक आईडी कार्ड का ये मिलान जो है वो उसके ये फैमिली मेंबर के किसी ये व्यक्ति के साथ, उससे यानी कि ये डीएनए का आपको ये सैंपल लेकर के और उसके साथ ये मिलान करवाई जाती है। और अगर वो मिलान एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर वैसे स्थिति में उसको ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ऑफिशियली कि हाँ, ये व्यक्ति उस परिवार से या उस व्यक्ति से वो रिलेटेड वो व्यक्ति है। अब ये इतनी ये सटीक टेक्निक है और इतनी ज्यादा इसमें ऑथेंटिसिटी है कि इसका इस्तेमाल जो है
वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, और जो ये पैटर्नल ये सूट्स होते हैं, यानी कि जहां पे ये इस्टेब्लिश करना हो कि कोई बच्चा है तो उसका ये पिता कौन है या उसकी माता कौन है, तो यानी वैसी स्थिति में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद से ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च में भी इसका एक्सटेंसिवली यानी कि यूज किया जाता है, क्योंकि ये डीएनए जो है वो एक लंबे टाइम तक, एक बहुत ही लंबे टाइम तक वो रहने वाला वो एक मॉलिक्यूल है। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि हजारों लाखों साल ये पहले के जो ये फॉसिल्स है, उन ये फॉसिल्स यानी कि ये जीवाश्म आपको में से भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके और उसकी ये प्रोफाइलिंग जो है वो की गई है। तो ये एक बहुत ही बेजोड़ टेक्निक है और भारतवर्ष को इस ये टेक्निक में एक लीडरशिप पोजीशन हासिल है। और इससे संबंधित जो सबसे ये प्रमुख यानी कि संस्थान है डीएनए ये फिंगर यानी कि आपको ये प्रिंटिंग के बारे में रिसर्च या इस काम को करने के लिए, वो हैदराबाद में मौजूद है। इसके अतिरिक्त स्टेट लेवल पे भी ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये मौजूद है, जिसमें कि ये प्रमुखतम जो है ये गुजरात के ये गांधीनगर में ये आपको यानी कि ये फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध है। तो अभी जो ये प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें कि जो व्यक्ति मारे गए, उनकी ये डेड बॉडीज वो इतना ज्यादा ये चार्ट हो गई थी, इतना हाई टेम्परेचर वहां हो गया था, ऐसा विस्फोट हो गया था कि ये चिथरे उड़ गए थे ये शरीर के। तो वैसी स्थिति में ये किसी व्यक्ति के आउटर अपीयरेंस से उसकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती थी। तो वैसी स्थिति में एकमात्र ये रास्ता बचता है कि ये डीएनए ये प्रोफाइलिंग की जाए या आपको डीएनए ये फिंगर प्रिंटिंग की सहायता से उनकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया जाए और उसके बाद के जो यानी कि ये प्रोसेस है वो हो, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो यानी इमोशनल पक्ष भी जुड़ा हुआ है कि जो लोग ये मरे तो उनके ये नियर एंड डियर वंस जो है वो चाहेंगे कि उनकी ये बॉडी जो है वो उनको हासिल हो, या कम से कम उनको एक भावनात्मक तौर पे या मानसिक तौर पे ये संतुष्टि हो जाए, या वो इस चीज को मान ले, इस चीज को स्वीकार कर ले कि हमारे व्यक्ति ये मर चुके हैं। दूसरा उसका यानी कि आर्थिक पहलू भी है, यानी कि आपको जो एयरलाइंस है उसने जो एक ये करोड़ रुपया ये देने की जो यानी कि जो उसने ये घोषणा ये की है, और इसके साथ साथ जो भी इंश्योरेंस ये क्लेम्स होंगे तो उन सारे ये क्लेम्स की ये प्रोसेसिंग करने में भी ये जरूरी है कि जो ये व्यक्ति ये मारे गए हैं उनकी रियल आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। तो ये सब सारी चीजों को फैसिलिटेट करने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है या डीएनए ये प्रोफाइलिंग जो है ये एक बहुत ही एक सशक्त और पावरफुल ये एक साइंटिफिक एक टेक्निक है जिसका कि इस्तेमाल ये किया जा रहा है वहां पे। अब वहां पे ये यानी कि ये प्लेन की ये दुर्घटना ये किन कारणों से हुई, तो उसके बारे में अभी आज के समय में ये कुछ भी बोलना ये संभव नहीं है और हमें थोड़ा ये पेशेंस ये रखना चाहिए, क्योंकि यानी कि सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे ये कॉन्स्पिरेसी ये थ्योरीज की बातें हो रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी उन सारे यानी कि ये नतीजे पे पैरना आपको पहुंचना कि किसी ये कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत यानी कि किसी ये षड्यंत्र के अंतर्गत वो दुर्घटना हुई है, ये थोड़ी ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि उससे संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसियां हैं वो टेक्निकली वो काफी एक्सपर्ट्स हैं, वो काफी ये सक्षम है, सरकार भी ये सक्षम है, और सारी एजेंसियां जो है यानी कि अमेरिका से भी ये बहुत सारे ये टेक्निकल ये ग्रुप्स आए हैं, ये बोइंग का ये विमान था उसके भी ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हैं। इसके अतिरिक्त ये सिविल एविएशन
इंटरनेशनली ये सिविल एविएशन की सुरक्षा से संबंधित जो ये टेक्निकल ये टीम है वो भी आई है। भारतवर्ष के भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारी ये गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, तो वो लोग ये सक्षम हैं और उनके पास ऐसे मैन पावर है, उनके पास यानी कि वैसा ये दिमाग है, उनके पास वैसी ये टेक्नोलॉजी है। थोड़ा ये टाइम लग सकता है, लेकिन वो लोग इस चीज को ये जान ही जाएंगे कि जो इतनी ये विभत्स जो ये दुर्घटना हुई है उसके पीछे का ये कारण क्या था। ये मानवीय भूल भी हो सकती है या ये टेक्निकल ये स्नैक भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो जब वो साइंटिफिकली वो इस्टेब्लिश हो जाए कि वो क्या कारण थे, उससे पहले इन सब चीजों के बारे में बोलना थोड़ी यानी कि जल्दी होगी। तो खैर, आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव था और इसको इसी पर्पज से यानी कि बनाया गया था और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बात ये समझ में आई होगी। अब चूंकि यहाँ पे ये टाइम का कॉन्स्टेंट होता है तो बहुत सारी बातों को ये समेट करके ये बोलना होता है, तो सारी बात एक ही वीडियो में समेटना ये टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश होती है कि जहां तक हो सके वो सामान्य लोगों की ये समझ में आने योग्य रूप से बातों को ये कही जाए। और ये घटना बहुत ही विभत्स थी और इसने ये मानव मन को ये झकझोर दिया है और ये इस तरफ इशारा करता है। ये ठीक है, ये बात ये कही जा सकती है कि जो ये दुर्घटनाएं होती हैं अगर उनको होना हो तो वो होती है, लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार से अगर उनको रोका जा सके उसके बारे में हम सारे लोगों को ये प्रयास करने की जरूरत है और जो ये सेफ्टी के मेजर्स हैं उसको ये बढ़ाए जाने चाहिए और यानी कि जो भी स्टैंडर्ड ये प्रोटोकॉल्स होते हैं एक यानी कि सेफ जर्नी के लिए उन सारे ये प्रोटोकॉल्स का ये पालन किया जाना यानी कि जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो ये पसंद आया होगा और हम लोग फिर से एक बार और अगले वीडियो में किसी ये नई जानकारी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।